हाय एवरीवन। सो इस लेक्चर सीरीज में हम देखने वाले यूनिट नंबर 5 माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग एप्लीकेशंस। हम ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ में कुछ इंटरफेसिंग एप्लीकेशंस देखेंगे। बेसिकली ये जो यूनिट है ये डेडिकेटेड है प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस आईसी 8255 के लिए। तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस आईसी 8255, उसका पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ऑपरेटिंग मोड्स, कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट की किस तरह से 8255 को अलग अलग मोड में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, इनपुट आउटपुट मोड्स क्या होता है, बिट सेट रीसेट मोड क्या होता है, और अल्टीमेटली देखेंगे कि हम डीएसी एडीसी का किस तरह से इंटरफेसिंग कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ में यूजिंग 8255, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस आईसी है 8255, ये यूज क्यों करते हैं हम। तो ये होता ऐसा है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है तो उसके पास डेटा बस होता है एक, और एक एड्रेस बस होता है। तो यूजिंग द डेटा बस एंड एड्रेस बस वी कैन कनेक्ट ओनली वन डिवाइस, फॉर एग्जांपल मेमोरी कनेक्ट कर दिया, तो अब डेटा बस तो इंगेज हो गया आपके मेमोरी के साथ में। लेकिन यदि 8085 माइक्रोप्रोसेसर का सिस्टम बनाना चाहते हो तो आपको केवल मेमोरी से काम नहीं चलता, आपको इनपुट डिवाइसेस लगानी पड़ती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एटलीस्ट कीबोर्ड तो भी लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले यूनिट आउटपुट डिवाइस लगाना है, जैसे कि मॉनिटर हो गया या कोई भी डिस्प्ले लगाना हो, राइट। तो ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो कैसे कनेक्ट करें, तो उसके लिए हमारे लिए 8255 ये पोर्ट्स प्रोवाइड करके दे देती है 8085 माइक्रोप्रोसेसर के लिए, ताकि हम उन पोर्ट्स के का यूज करके दूसरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिक आपको आइडिया पता चल गया कि व्हाई वी आर यूजिंग 8255 पीपीआई आईसी, राइट। अब बताते हैं कि 8255 आईसी के बारे में क्या है। तो 8255 बहुत ही पॉपुलर इंटरफेसिंग आईसी है। ये केवल 8085 माइक्रोप्रोसेसर के लिए नहीं, तो बाकी सभी प्रोसेसर्स के लिए यूजफुल है, जैसे कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर में भी आप 8255 देखोगे। इवन कंट्रोलर में भी यूज करते हैं, इवन कंट्रोलर के पास 4 पोर्ट होते हैं, लेकिन अगर पोर्ट्स बढ़ाना चाहोगे तो आप इसका यूज करके आप प्रोसेसर या कंट्रोलर के पोर्ट्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये टीटीएल कॉम्पेटिबल, तो जितने भी टीटीएल कॉम्पेटिबल प्रोसेसर्स हैं उनके साथ में ये यूज की जा सकती है। इट इज used to interface the keyboard and parallel printer ports and all. Okay, requires insertion of wait state if used with the microprocessor using higher than 8 megahertz clock। यदि ऐसे माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं जो 8 मेगाहर्ट्ज क्लॉक के से ज्यादा क्लॉक पर ऑपरेट हो रही है, तो उसमें 8255 उतनी फास्ट चलती नहीं, तो इसे एक वेट स्टेट के थ्रू भी आप हैंडल कर सकते हो। पीपीआई 8255 में 24 पिन जो होती है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए होती है, जो कि 3 पोर्ट्स में डिवाइडेड है, 8 पोर्ट्स के। आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, तो 8255 के फीचर्स आपको बेसिकली याद रखने हैं। इट इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस, इट हैज 3 8 बिट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ओके, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। इट इज अ टीटीएल compatible. Its port A can be set for mode 0, mode 1 and mode 2 input port, and mode C can be used as a split one। मतलब पोर्ट सी जो होता है वो 8 बिट का पोर्ट होता है, बट इसको 4 4 बिट में स्प्लिट किया जाता है, अपर निबल एंड लोअर निबल में। और ये एज अ हैंड शेकिंग सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल के जैसे काम कर सकते हैं। पोर्ट बी जो होता है और पोर्ट ए होता है, इनको अगर मोड 1 में काम कराना हो तो उसमें हैंड शेकिंग सिग्नल की जो जरूरत पड़ती है, तो वो हैंड शेकिंग सिग्नल कहाँ से लाएंगे, तो पोर्ट सी को हम स्प्लिट करके यूज कर सकते हैं। तो पोर्ट सी दो तरह से यूज होता है, पोर्ट सी अपर यहाँ पर जैसे दिया है, और दूसरा होता है पोर्ट सी लोअर। ओके, सो पोर्ट सी अपर पोर्ट ए के लिए, और पोर्ट सी जो लोअर होता है वो पोर्ट बी के लिए होता है। अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255। तो ये काफी पॉपुलर चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, अब समझनी चाहिए। बेसिकली इसका ब्लॉक डायग्राम समझना बहुत आसान है। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम दिखने में थोड़ा बड़ा है बट बहुत इजी है। देखिए इसके पास सबसे पहला ब्लॉक जो होता है वो है डेटा बस बफर।
ये डेटा बस बफर से डेटा बस कनेक्टेड होती है और ये डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होती है। D0 to D7 पिन यानी 8 बिट का डेटा बस है, राइट। और ये बायडायरेक्शनल है, इनपुट आउटपुट डेटा बस है। ओके, यानी ये जो है डेटा बस बफर, इसी बफर के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर से डेटा इस 8255 में आएगा या 8255 का डेटा माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। ओके, तो यही है मीडिएटर जो कि इस डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, यहाँ पर है रीड राइट कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो रीड राइट कंट्रोल है, ये क्या करता है, तो यहाँ पर दो रजिस्टर होते हैं, एक होता है स्टेटस रजिस्टर, दूसरा होता है कंट्रोल रजिस्टर। तो उस कंट्रोल रजिस्टर के बिट्स को हम प्रॉपरली सेट या रिसेट करके इस आईसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करने का मतलब होता है कि इस आईसी के पोर्ट्स को किस तरह से यूज करना है, कौन से मोड में यूज करना है, इनपुट यूज करना है या आउटपुट यूज करना है। ठीक है, तो सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, ऐसा कंट्रोल जो होता है, इसके पास दो रजिस्टर होते हैं और इन्हीं के मदद से ये क्या काम करता है, एक ग्रुप ए कंट्रोल और ग्रुप बी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं। और ग्रुप ए कंट्रोल ग्रुप बी कंट्रोल क्या है, तो हम आगे के पोर्शन में देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान में रखने वाली बात क्या है रीड राइट कंट्रोल के बारे में, कि ये कंट्रोल वर्ड एक्सेप्ट करता है कहाँ से, माइक्रो प्रोसेसर से। और माइक्रो प्रोसेसर से आने के बाद ये एप्रोप्रिएट ब्लॉक को उस तरह से कॉन्फ़िगर करता है जिस तरह से हम चाहते हैं उनको यूज करना, राइट। It issues appropriate enabling signals to access the required data in control word और status word। ठीक है, इसके पास जो पिन्स होती है वो कौन कौन सी होती है, रीड राइट A0 A1 reset एंड चिप सेलेक्ट। इन पिन्स के बारे में डिटेल हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। बशर्ते अभी यहाँ पर याद रखना है कि रीड राइट कंट्रोल क्या करता है, कि ये इस आईसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो बिट्स होने चाहिए वो यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। और इसी बिट को हम कहाँ से भेजेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू भेजेंगे डेटा बस से, और यहाँ आके उसके बिट्स सेट या रिसेट होंगे। और उसके क्या मीनिंग होते हैं वो हम मोड्स के कॉन्फ़िगरेशन करते समय हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं ग्रुप ए कंट्रोल ग्रुप बी कंट्रोल। अब इनको कहाँ से कंट्रोल सिग्नल मिला, तो रीड राइट कंट्रोल से सिग्नल आते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी कंट्रोल में। इन दोनों को स्प्लिट करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो तीन पोर्ट्स है, पोर्ट ए पोर्ट बी और पोर्ट सी, तो पोर्ट ए ग्रुप ए में आता है, पोर्ट बी ग्रुप बी में आता है। और पोर्ट सी को हमने 8 बिट को स्प्लिट कर दिया 4 बिट में, 4 बिट अपर 4 बिट लोअर। तो 4 बिट अपर जो होता है वो ग्रुप ए में आ जाता है, और 4 बिट जो लोअर है पोर्ट सी का वो ग्रुप बी में आता है। ठीक है, इसलिए इनको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ग्रुप ए कंट्रोल और ग्रुप बी कंट्रोल नाम दिया गया है। तो ये ग्रुप ए कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है, ग्रुप ए को, मतलब कौन सा, पोर्ट ए और पोर्ट सी अपर को। ठीक है, तो इनको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाए, वो सिग्नल ग्रुप ए कंट्रोल के थ्रू आता है। और इनको सिग्नल कहाँ से मिलता है, रीड राइट कंट्रोल से। ठीक है, और ग्रुप बी कंट्रोल क्या कंट्रोल करता है, पोर्ट बी को और पोर्ट सी लोअर को। और इनको कंट्रोलिंग बिट्स कहाँ से आते हैं, तो कंट्रोल लॉजिक से आते हैं, राइट। अब बात करते हैं ग्रुप ए कंट्रोल में पोर्ट ए की। सो पोर्ट ए क्या होता है, इट इज अ 8 बिट लैच्ड एंड बफर्ड आउटपुट एंड 8 बिट इनपुट लैच। ओके, अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज आ गई है लैच्ड एंड बफर की। आपको पता होना चाहिए कि लैच्ड यानी क्या होता है, यानी हम जब कोई डेटा इस पोर्ट ए पर भेजेंगे, तो पोर्ट ए के जो आउटपुट पिन्स होंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है PA0 to PA7, तो ये पिन्स पे जो डेटा आया हुआ है वो लैच हो जाता है। लैच हो जाएगा मतलब फिक्स हो गया। अब जब तक मैं दूसरा नया डेटा भेजता नहीं तब तक इसका डेटा चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। यानी कि उस डिवाइस उस पिन पे कोई दूसरी डिवाइस कनेक्टेड है तो उनको वही सिग्नल मिलते रहेगा। इसका नाम लैच्ड ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे तुम्हारे पास घरों में डोर रहता है ना, तो डोर में लैच होता है। तो अगर लैच लगा दिया इसका मतलब उसका पोजीशन फिक्स हो जाता है। अगर वो क्लोज किया है तो आपने क्लोज हो जाता है, राइट। यदि ओपन रखते हो और लैच ओपन रख देते तो क्या होता है, डोर अनसर्टन होता है, लगते रहता है, ओपन होते रहता है, लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर लैच का मतलब होता है उस डेटा को फिक्स करना है, फ्रीज करना। ठीक है, और बफर का मतलब क्या होता है, बफरिंग यानी होता है जमा करना। यानी कि जो बिट है, यहाँ पर मान के चलते 8 बिट भेजना है मुझे बाहर, तो 8 बिट जब तक कि इसके रजिस्टर में आता नहीं, यानी बफर रजिस्टर जो होता है उसमें जब तक पूरी तरह से आता नहीं, तब तक ये डेटा उधर भेजता नहीं और लैच नहीं करता। ठीक है, तो बफर यानी क्या होता है, स्टोर करना या जमा करके रखना। बफर आप इसी एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि आपके पास जब मोबाइल पे वीडियो देखते हो ऑनलाइन और डेटा आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है, तो क्या करता है, जब तक वो कंप्लीट स्क्रीन में डिस्प्ले होने लायक यानी जो फ्रेम डेटा है, उस पूरी कंप्लीट फ्रेम के लिए जो डेटा आता नहीं तब तक वो वीडियो
चालू नहीं होता तो क्या करता है, वो घूमते रहता है, मतलब बफरिंग द डेटा ऐसा बोलते हैं हम। मतलब क्या हुआ, जो डेटा है वन फ्रेम के लिए वो जमा कर रहा है, और जैसे ही पूरी कंप्लीट एक फ्रेम डाउनलोड हो गई, उसके बाद आपको दिखाई देता है, राइट। तो बफरिंग यानी होता है जमा करना। तो वैसे यहाँ पर भी डेटा को जमा करना, जब तक पूरी कंप्लीट उसकी कैपेसिटी फुल नहीं हो जाती, और उसके बाद वो सेंड करेगा, राइट। एंड यहाँ पर क्या है, आउटपुट जो है वो लैच्ड है, मतलब आउटपुट जैसे काम करेंगे हम, तो यहाँ से अगर बाहर से डेटा आता है तो इसको लैच करके रख देता है इसके रजिस्टर में, ठीक है, ताकि वो हमेशा हमको डेटा मिलते रहे। इट कैन बी प्रोग्राम्ड इन थ्री मोड्स, यानी पोर्ट ए जो है उसको तीन मोड में काम कराया जा सकता है, मोड जीरो, मोड वन, मोड टू। इनके बारे में हम डिटेल में आगे मोड्स वाले लेक्चर में देखेंगे। पोर्ट बी जो होता है, ये है पोर्ट बी। ये भी 8 बिट पोर्ट है, वो भी इनपुट आउटपुट पोर्ट है, बाई डायरेक्शनल है, यानी इसको एज अ इनपुट और आउटपुट ऐसे काम करा सकता है। और ये भी क्या है, इनपुट आउटपुट लैच बफर एंड 8 बिट डेटा इनपुट बफर। इट कैन बी प्रोग्राम्ड इन मोड जीरो एंड मोड वन, यानी इसको हम केवल मोड जीरो और मोड वन में काम कर सकते हैं, मोड टू में काम नहीं करेगा। पोर्ट सी क्या होता है, ये पोर्ट सी 8 बिट का ही है। ऐसे देखा जाए तो इंडिपेंडेंट ये पोर्ट सी जो है वो काम कर सकता है मोड जीरो, मोड वन में, और बीएसआर मोड में, यानी बीट सेट रिसेट मोड में। बट अगर सपोज मोड वन में काम करा रहे तो इसका जो रोल होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी स्प्लिट हो जाएगा। 4 बिट अपर ए के साथ आ जाएगा, 4 बिट लोअर जो है वो बी के साथ आ जाएगा। और मोड वन में पोर्ट सी एज अ हैंड शेकिंग सिग्नल काम करता है, ये कंप्लीट पोर्ट जैसे काम नहीं करता। हैंड शेकिंग सिग्नल क्या होते हैं, जैसे हम कभी किसी नए डिवाइस या नए लोगों से बातें करते हैं, तो हम अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, हाथ मिला के अपना नाम बताते हैं, नेक्स्ट पर्सन अपना नाम बताता है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हैंड शेकिंग सिग्नल यानी शेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को जानना या एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसको क्या कहते हैं, हैंड शेकिंग सिग्नल। तो मोड वन में जब पोर्ट ए और पोर्ट बी किसी डिवाइस से कनेक्ट होती है, तो वो डिवाइस को हैंड शेकिंग सिग्नल की जरूरत पड़ती होगी, तब उस सिग्नल को हम किसके थ्रू भेजेंगे, तो पोर्ट सी के अपर बिट को पोर्ट ए के लिए हैंड शेकिंग सिग्नल जैसे भेजेंगे, और पोर्ट सी का लोअर बिट जो रहेगा वो पोर्ट बी के साथ हैंड शेकिंग सिग्नल जैसे भेजेंगे। तो ऐसे डिवाइस कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर देख लीजिए। तो प्रिंटर होता है तो उसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर यानी कंप्यूटर के साथ में हैंड शेकिंग सिग्नल शेयर करना होता है, जैसे कि एसटीबी हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। तो इस तरह के जो दो तीन सिग्नल्स होते हैं वो आपके पोर्ट सी के थ्रू भेजे जाते हैं, राइट। सो पोर्ट सी क्या है, स्प्लिट मोड में है, 8 बिट को इंडिपेंडेंटली काम कराया जा सकता है मोड जीरो में। और अगर मोड वन में काम कराना है तो ये क्या हो जाएगा, 4 बिट में स्प्लिट होके पोर्ट ए और पोर्ट बी के लिए हैंड शेकिंग सिग्नल ट्रांसफर करेगा, ठीक है।